नमस्कार। मैं विष्णुचंद्र गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, पुनः आपके समक्ष युक्तियाँ और युक्तियों के प्रकार को पीपीटी के माध्यम से हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व लेक्चर में हमने पढ़ा था कि तर्कशास्त्र किसे कहते हैं, तर्क वाक्य क्या होता है, युक्तियाँ किसे कहते हैं और युक्तियों के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से माने गए हैं। उनमें से हमने आगमनात्मक युक्ति और निगमनात्मक युक्ति के संदर्भ में चर्चा की है। अब हम निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। निगमनात्मक युक्ति, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, वह युक्ति होती है जिसमें आधार वाक्यों की सहायता से हम किसी निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं और निष्कर्ष पूर्णतः निश्चायक निष्कर्ष होता है। उसमें हम संभावना की बात नहीं करते। वहाँ वह निष्कर्ष अगर आधार वाक्यों के अनुरूप है तो युक्ति को वैध माना जाएगा। यदि निष्कर्ष आधार वाक्यों में निहित नहीं है तो युक्ति को अवैध माना जाएगा। निगमनात्मक युक्ति यह दावा करती है कि इसके आधार वाक्य निश्चयात्मक साक्ष्य प्रदान करते हैं, जबकि आगमनात्मक युक्ति इस प्रकार का दावा नहीं करती। जब कोई युक्ति यह दावा करती है कि इसके आधार वाक्य जो यदि सत्य हो, इसके निष्कर्ष की सत्यता के लिए अकाट्य आधार प्रस्तुत करते हैं, तब यह दावा या तो सत्य होगा या असत्य। यदि यह दावा सही है तो युक्ति मान्य है, अर्थात युक्ति वैध है। यदि यह दावा सही नहीं है, अर्थात जब सत्य आधार वाक्य निष्कर्ष को अकाट्य रूप से स्थापित करने में असफल हो, तो युक्ति अमान्य है, अवैध है। इसलिए तर्कशास्त्रियों के लिए शब्द वैधता केवल निगमनात्मक युक्तियों के लिए ही लागू होता है। चूँकि प्रत्येक निगमनात्मक युक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में या तो सफल रहती है या असफल रहती है, इसलिए प्रत्येक निगमनात्मक युक्ति या तो वैध होगी या अवैध होगी। निगमनात्मक युक्ति का मुख्य कार्य है अवैध तर्कों से वैध तर्कों को छांट लेना। निगमनात्मक युक्ति को हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम शास्त्रीय तर्क को पढ़ेंगे, जो कि अरस्तु के विश्लेषणात्मक कार्यों में निहित है, जहां उन्होंने 4 प्रकार के तर्क वाक्य माने गए और उनकी सहायता से हम निगमनात्मक युक्तियों का आगे विश्लेषण करेंगे। और द्वितीय तकनीक के रूप में आधुनिक प्रतीकात्मक तर्क की तकनीक है, जिसको हम प्रतीकों की सहायता से आगे अध्ययन करेंगे। निगमनात्मक तर्क का मूल कार्य एक ऐसा साधन विकसित करना है जिसके माध्यम से हम अवैध तर्कों से वैध तर्कों को छांट सके। आज हम जब कंप्यूटर को देखते हैं तो कंप्यूटर का विकास भी ऐसी किसी विशेषता स्थापित करने के लिए हुआ है जहां पर पूरे संसार के लिए हम एक जैसी भाषा का प्रयोग कर सके। वहां हम अपनी सभी बातों को तर्क की सहायता से समझा सके। आज हम जब रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान की चर्चा करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतीक माने गए हैं उनको सब जगह प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर के संदर्भ में हम जितने भी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से सभी देशों में प्रयोग की जाती है। चूँकि प्रत्येक निगमनात्मक युक्ति
अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में या तो सफल रहता है या असफल। तो निगमनात्मक युक्ति की तरह हम देखेंगे कि कंप्यूटर में भी 0 और 1 की सहायता से एक नवीन पारिभाषिक शब्दावली का विकास किया गया है। हम कंप्यूटर में जितना भी विश्लेषण देखते हैं वह सब वाइट की सहायता से व्यक्त होता है। पुनर्जागरण के युग में एक समय ऐसा आया जब विज्ञान की महत्ता स्थापित हो गई थी और वैज्ञानिकों ने माना कि हम जो तत्वमीमांसीय बातों पर चर्चा करते हैं वो सारी फिजूल बातें हैं, उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, ये सभी बातें बकवास है और इनका मानवीय जीवन की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। तो उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय विज्ञान हो गया। लेकिन वे देखते थे कि एक देश में किसी अन्य भाषा का प्रयोग होता है तो दूसरे देश में किसी अन्य भाषा का प्रयोग होता है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने एक ऐसे तर्कशास्त्र की खोज करनी प्रारंभ की जो सारे विश्व में एक जैसा हो। तो उनकी नज़र अरस्तु के किए हुए कार्यों पर पड़ी। अरस्तु ने 4 प्रकार के मूल तर्क वाक्य माने ए, ई, आई, ओ, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, और उसकी सहायता से एक ऐसी प्रणाली विकसित की जहां हम किसी निष्कर्ष की प्राप्ति आधार वाक्यों की सहायता से पूर्णतः निश्चयात्मकता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में और आगे बहुत ज़्यादा विकास हुआ और कंप्यूटर प्रणाली भी विकसित हुई। यहाँ तक कि हमारे विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं इन्हीं अध्ययनों से विकसित हुई है। इसी संदर्भ में दर्शन शास्त्र का महत्व बहुत ज़्यादा पहले माना जाता था और यह माना जाता था कि जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहाँ दर्शन का उदय होता है। अर्थात विज्ञान से भी आगे दर्शन की सोच है। अब हम निगमनात्मक और प्रामाणिकता के बारे में चर्चा किए। आगे हम आगमन और संभाव्यता के बारे में चर्चा करते हैं। आगमन तर्क का तात्पर्य है विशेष से सामान्य की ओर। जब हम विचार करते हुए विशेष उदाहरणों के द्वारा एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अथवा एक घटना की बारंबार पुनरावृत्ति के आधार पर उसके संबंध में एक सामान्य धारणा या निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं, तब उसे तर्क की आगमन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे धुएं को बार बार अग्नि के साथ देखा जाता है, तो धुएं को बार बार अग्नि के साथ देखकर यह सामान्य धारणा स्थापित करना कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, आगमन तर्क है। जैसे कि यह देखा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के पूर्व दिशा में उदित होता है, तो यह सिद्धांत माना जा सकता है कि सूर्य आगे भी पूर्व दिशा में ही उदित होगा। लेकिन भविष्य में ऐसा ही हो, यह 100% दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आगमनात्मक युक्ति यह दावा नहीं करते कि उनके आधार वाक्य सत्य होने पर भी निश्चिततापूर्वक उनके निष्कर्षों का समर्थन करते हैं। यह कमजोर किंतु फिर भी महत्वपूर्ण दावा करते हैं कि उनके आधार वाक्य संभाव्यता के साथ निष्कर्षों का समर्थन करते हैं जिसमें हमेशा निश्चयात्मकता का अभाव होगा। अर्थात आगमनात्मक युक्ति में आधार वाक्य से हम केवल संभाव्य निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। अर्थात जैसा हम घने काले बादल देखते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन 100% दावा नहीं किया जा सकता। यदि परिस्थितियां अनुकूल हो और तो आधार वाक्य
उस परिस्थिति के पक्ष में हो, तो हम यही कह सकते हैं कि आधार वाक्य बहुत मजबूती के साथ यह दावा करते हैं कि बरसात होगी। लेकिन यह कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बारिश नहीं हुई हो। तो इस प्रकार विज्ञान में भी बहुत सारे हम जिन सिद्धांतों की स्थापना देखते हैं वो सारी बातें ऐसी ही है, जिसे किसी समय भूगोल में यह माना जाता था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और एवं अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस के द्वारा बताया गया कि यह बात असत्य है और सूर्य इस सौर मंडल का केंद्र है, पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साथ ही आगे अन्य अध्ययन करके यह भी बताया गया कि हमारे यहाँ हजारों आकाश गंगाएं हैं और इन आकाश गंगाओं में भी ऐसे हजारों सौर मंडल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म अंश है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानव जो गर्व करता है, घमंड करता है, उस ब्रह्मांड का एक तुच्छ कण है, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा घमंड करता है और वह उस घमंड के कारण नया सीखने की उसमें कोई भी इच्छा नहीं है। ऊंच नीच, जाति पाति, ये सब भेदभाव विज्ञान की दृष्टि से या तर्क की दृष्टि से बिल्कुल ही अमान्य है। आगमन तर्क के आधार कौन कौन से होते हैं? तो आगमन तर्क के दो मूल आधार बताए गए जो वैज्ञानिक नियम है। पहला कारण कार्य नियम, दूसरा प्रकृति की समरूपता का नियम। कारण कार्य नियम कि हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अर्थात प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। कोई कार्य अकारण नहीं होता और कारण होने पर कार्य भी अवश्य होगा। जैसे आग और जलाने की शक्ति, मनुष्य और मरणशीलता में कार्य कारण संबंध है, अर्थात जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ जलाने की शक्ति भी है और जहाँ जहाँ मनुष्य है तो वह मनुष्य मरणशील भी होगा। दूसरा जो नियम है वह है प्रकृति की समरूपता का नियम। यह नियम प्रकृति की समरूपता को बताता है, अर्थात यह बताता है कि समान परिस्थितियों में प्रकृति का व्यवहार समान होता है। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में एक खास कारण से एक खास कार्य ही उत्पन्न होता है। प्रकृति समरूपता का यह नियम कारण कार्य नियम का ही एक अन्य सामान्य रूप देता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि आगमनात्मक युक्तियाँ अच्छी या सबसे खराब, अधिक मजबूत या अधिक कमजोर और इसी प्रकार के हो सकते हैं। यद्यपि आगमनात्मक युक्ति में निष्कर्ष कभी निश्चित नहीं होता, आगमन का सिद्धांत या आगमनात्मक युक्ति में निष्कर्ष कभी निश्चयात्मक नहीं हो सकता। इसलिए आगमनात्मक युक्ति के संदर्भ में हम वैधता अवैधता की चर्चा नहीं करते। निगमन और आगमन युक्ति ऐसा नहीं है कि ये दो बिल्कुल ही भिन्न बातें हैं। जैसे कि हम देखते हैं, मनुष्य अनुभव में देखता है कि एक मनुष्य मरणशील है, दूसरा मरणशील है, तीसरा मरणशील है। ऐसे बहुत सारे मनुष्यों को देखकर उसने एक सामान्य सिद्धांत की आगमनात्मक युक्ति के आधार पर स्थापना की कि सभी मनुष्य मरणशील है। और जब यह सामान्य सिद्धांत स्थापित हो गया तो इसी सामान्य बात से वह विशेष निष्कर्ष की ओर भी बढ़ सकता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, इसलिए राम भी मरणशील है। अर्थात आगमनात्मक युक्ति में जहाँ हम विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते, वहीं निगमनात्मक युक्ति में हम सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं और दोनों युक्तियाँ परस्पर जुड़ी हुई है। निगमन और आगमन तर्क की दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। दोनों प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर आधारित भी है। निगमन तर्क के सामान्य सार्वभौमिक आधार वाक्य आगमन तर्क से प्राप्त निष्कर्ष ही होते हैं। दूसरी ओर आगमन तर्क जिन सार्वभौमिक निष्कर्षों की स्थापना करता है उसका प्रयोग निगमन तर्क अपनी तर्क प्रक्रिया में आधार वाक्य के रूप में प्रयोग करके उसके महत्व को स्थापित करता है। अब हम आगमनात्मक युक्ति और निगमनात्मक युक्ति में क्या अंतर है इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं।
आगमनात्मक युक्ति विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती, जबकि निगमनात्मक युक्ति सामान्य से विशेष की ओर। निगमनात्मक तर्क सामान्य सार्वभौमिक वाक्यों के आधार पर विशेष के संबंध में कथन करता है, जबकि आगमनात्मक तर्क विशेष घटनाओं के आधार पर सार्वभौमिक वाक्य की स्थापना करता है। जैसे धुएं के साथ अग्नि को देखकर आगमन तर्क यह सामान्य वाक्य स्थापित करता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। दूसरी ओर निगमन तर्क इस सामान्य सार्वभौमिक वाक्य कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है के आधार पर कहीं धुआं उठते देखकर यह स्थापित करता है कि वहाँ पर आग है। द्वितीय अंतर, निगमन तर्क का ज्ञान आकारिक अर्थात फॉर्मल है और आगमन तर्क का वास्तविक। निगमन तर्क आकारिक होने के कारण उसका संबंध आकारिक सत्यता से है, जिसे कि वैधता कहा जाता है। जैसे कि सभी मनुष्य मरणशील है, सुकरात मनुष्य है इसलिए सुकरात मरणशील है, यह युक्ति वैध युक्ति है। इसी वैध युक्ति के एक समान आकार की हम स्थापना करते हैं कि सभी मनुष्य कुर्सियां है, सुकरात मनुष्य है इसलिए सुकरात भी एक कुर्सी है। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में पहला उदाहरण वास्तविक सत्यता रखता है, जबकि दूसरा उदाहरण वास्तविक सत्यता नहीं रखता वरन आकारिक सत्यता रखता है। फिर भी निगमन तर्क के दोनों उदाहरण वैध है, क्योंकि आकारिक रूप में दोनों के ही निष्कर्ष दिए हुए आधार वाक्यों से तर्कता आपादित होते हैं। आगमन तर्क का संबंध वास्तविक सत्यता से है। आगमन तर्क विशेष तथ्यों के आधार पर जिन सामान्य वाक्यों की स्थापना करता है वह निरीक्षण, प्रयोग आदि पर आधारित होते हैं। यदि अनुभव में आगमन तर्क के निष्कर्ष सत्य न पाए गए, अर्थात यदि उसमें वास्तविक सत्यता न पाई गई हो, तो आगमन तर्क के अनुमान निरर्थक हो जाते हैं। अतः आगमन तर्क का अर्थ ही है वास्तविक सत्य को स्थापित करना, न कि आकारिक सत्य को स्थापित करना। और अंत में निगमन तर्क वैध या वैध कहलाते, जबकि आगमन तर्क सत्य या असत्य कहे जाते हैं। निगमन तर्क वैध है यदि उसका निष्कर्ष दिए हुए आधार वाक्यों से अनिवार्य रूप से तर्कतः आपादित होता हो, भले ही उसके वाक्यों में वास्तविक सत्यता हो या न हो। जैसा कि हमने पूर्व उदाहरण में देखा कि सभी मनुष्य कुर्सियां है, सुकरात एक मनुष्य है इसलिए सुकरात एक कुर्सी है। यह भले ही वाक्य अवास्तविक हो, लेकिन आकारिक रूप से वैध युक्ति मानी जाएगी। दूसरी ओर आगमन तर्क सत्य होता है यदि उसका प्रतिपादित निष्कर्ष वास्तविक सत्यता रखता हो। यदि हम आगमन युक्ति के संदर्भ में देखें कि सभी मनुष्य कुर्सियां है, तो यहाँ आधार वाक्य भी असत्य हो जाएगा और निष्कर्ष भी असत्य हो जाएगा। अतः निगमन तर्क वैध या वैध होते हैं और आगमन तर्क सत्य या असत्य होते हैं। और अंत में हम चर्चा करेंगे वैधता और सत्यता। हम यह समझ गए होंगे कि वैधता की चर्चा हम केवल निगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में करते हैं और सत्यता या असत्यता की चर्चा हम तर्क वाक्यों के संदर्भ में करते हैं, और आगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में भी इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन निगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में एक ही विशेष शर्त है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि निगमनात्मक युक्ति वैध हो और उसके आधार वाक्य सत्य हो, तो निष्कर्ष कभी असत्य नहीं हो सकता। निष्कर्ष अनिवार्यता रूप से सत्य ही होगा। तो युक्तियों को सत्य या असत्य नहीं कहते। युक्ति, और वह भी निगमनात्मक युक्ति, या तो वैध होगी या अवैध होगी। वैधता युक्तियों का आकारिक गुण है। युक्तियों की वैधता के लिए प्रयुक्त वाक्यों के सत्य या असत्य होने से कोई अंतर नहीं पड़ता।
वैधता के लिए आवश्यक है कि युक्ति सुतर्कित हो या वैध हो। उसका निष्कर्ष उसके आधार वाक्यों में तार्किक रूप से आपादित होता हो। तर्क वाक्य या आगमनात्मक युक्ति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि तर्क वाक्य सत्य या असत्य होते हैं। तर्क वाक्यों के लिए वैध या अवैध शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी युक्ति के आधार वाक्य यदि सत्य हो और युक्ति सुतर्कित हो तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सत्य होता है। अन्य सभी अवस्थाओं में आधार वाक्य तथा निष्कर्ष वाक्य सत्य या असत्य हो सकते हैं। तो साथियों, हमने अब तक तर्कशास्त्र जो BA द्वितीय वर्ष में चलता है उसका थोड़ा सा सामान्य परिचय पाया। अब हम निगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।